हेलो स्टूडेंट, ठीक। तो कल के वीडियो में हमने उत्तेजनशीलता पढ़ी थी। पैरामीशियम किन किन माध्यम में कैसा मतलब प्रदर्शन करता है या कैसी प्रतिक्रिया दर्शाता है, इनके बारे में चर्चा की थी। ये टॉपिक आपका ख़त्म होने को है, बस एक ही चीज़ रह गई है आपकी, प्रजनन एवं जीवन चक्र। प्रजनन कैसे करता है, पैरामीशियम में प्रजनन किस प्रकार से होता है, एक ही टॉपिक रह गई। आज या कल में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखो, प्रजनन की जो विधि होती है वैसे ही होती है जैसे अमीबा की होती है। ठीक। जो सामान्य विधि होती है प्रजनन की वो होती है द्विखंडन द्वारा, मतलब अपने शरीर के हिस्से को दो भागों में बांट देना, ये होता है द्विखंडन या द्विविभाजन। ठीक। इसमें क्या होता है कि जो लघु केंद्रक होता है, सबसे पहले लघु केंद्रक दो भागों में बंटता है। लघु केंद्रक कैसा होता है, छोटा वाला लघु केंद्रक होता है। सबसे पहले उसमें विभाजन होता है। उस लघु केंद्रक जो होता है उसमें फैलाव आने लगता है, मतलब वो फैलने लगता है, एक दूसरे की अपोजिट दिशा में फैलने लगता है। जैसे आप कोई, ठीक, तो अपोजिट दिशा में फैलने लगता है और धीरे धीरे दो भागों में बंटने लगता है। और जब लघु केंद्रक फैलता है उसके साथ साथ, उसके बाद, साथ साथ नहीं, उसके बाद गुरु केंद्रक में भी खिंचाव होता है और वो भी फैलने लगता है। जब गुरु केंद्रक में खिंचाव होकर फैलने लगता है तो उसी के साथ उसके बाह्य आकार होता है, जो पेरिकल की बाह्य सतह होती है, उसमें भी एक खांच, बीच में एक खांच टाइप की बनने लगती है। और जैसे ही खांच गहरी होती जाती है, लघु केंद्रक दो भागों में बंट जाता है, गुरु केंद्रक दो भागों में बंट जाता है। और ऐसे पूरी कोशिका क्या होती है, अलग हो जाती है धीरे धीरे। और मेन बात ये होती है कि इसमें जो बाकी के अंग का निर्माण कैसे होता है। भाई, जब केंद्रक दोनों में पहुंच जाएंगे तो केंद्रक क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर डीएनए होते हैं, तो वो आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। ठीक। और कुछ अंग हैं जैसे जो अलग अलग एक दूसरे में पहुंच जाते हैं। ठीक। कुछ का निर्माण केंद्रक करता है और कुछ अलग अलग एक दूसरे में पहुंच जाते हैं पहले से। ठीक। तो इस प्रकार जो नई संतान का जन्म होता है उसके बाद काफी टाइम तक ये प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन धीरे धीरे अगर द्विखंडन होता रहेगा तो जो लास्ट पीढ़ी आएगी या इसके बाद जो पीढ़ियां आती हैं वो धीरे धीरे क्या खत्म होती जाती हैं। ठीक। तो ये एक प्रजनन की सामान्य विधि होती है जिसमें एक कोश की जीव में लगभग सभी में ये प्रक्रिया होती है, मतलब द्विखंडन की जो प्रोसेस होती है सभी एक कोश की जीवों में होती है। और ये बिल्कुल सामान्य विधि है और सिंपल विधि है। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। इसके बाद एक और विधि आती है संयुग्मन। संयुग्मन में क्या होती है, ये लैंगिक विधि होती है। द्विखंडन अलैंगिक विधि होती है, मतलब इसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। और संयुग्मन में क्या होती है, दो जीवों की आवश्यकता होती है, मतलब एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और कुछ समय बाद एक नई संतान उत्पन्न होती है। तो संयुग्मन का हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम करेंगे द्विविभाजन या द्विखंडन का।
ये हेडिंग डालोगे आप, पैरामीशियम में प्रजनन व जीवन चक्र। इसमें लिखना है आपको, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा तथा लैंगिक जनन संयुग्मन के द्वारा होता है, तथा लैंगिक जनन संयुग्मन के द्वारा होता है। ठीक, तो अलैंगिक जनन होता है वो द्विखंडन के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मन के द्वारा होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे द्विखंडन। तो पहली हेडिंग है अनुप्रस्थ द्विखंडन। ठीक, इसे अनुप्रस्थ द्विखंडन भी लिख सकते हो, द्विखंडन भी लिख सकते हो, द्विविभाजन भी लिख सकते हो। ठीक, किताब में नंबर वाइज दिया है, आप अगर सीधा लिखना चाहते हो तो आप सीधा सीधा लिखता जाएं, नंबर वाइज लिखना चाहते हो तो नंबर वाइज लिखते जाएंगे। ठीक, इस पे थोड़ा लिखना है, पहले हेडिंग डालेंगे अनुप्रस्थ द्विखंडन। इसमें लिखना है जीवन की अनुकूल परिस्थितियों, जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में जनन द्विखंडन द्वारा होता है, मतलब अगर परिस्थिति उसके अनुकूल है तो उसमें विभाजन द्विखंडन द्वारा ही होगा। ठीक, अगर जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तब विभाजन संयुग्मन द्वारा होता है। तो अगर जीवन की परिस्थितियां अनुकूल हैं तो विभाजन द्विखंडन द्वारा होगा। यह क्रिया जंतुक के, या सीधा लिख लो पैरामीशियम के, यह क्रिया पैरामीशियम के अनुप्रस्थ रूप से बंटने, अनुप्रस्थ रूप से बंटने से होती है, अनुप्रस्थ रूप से बंटने से होती है। अब अनुप्रस्थ रूप से बंटने से क्या, अनुप्रस्थ देखो दो काट होती है, एक अनुदैर्घ्य काट, दूसरी अनुप्रस्थ काट। जैसे ये कोई जीव है, इधर से अगर वो 20 से 2 भागों में बंटता है ऊपर नीचे तो ये होती है अनुप्रस्थ, और अगर ऐसे कटता है तो ये होती है अनुदैर्घ्य। ठीक, तो उसमें विभाजन अनुप्रस्थ होता है, ऐसे बीच में खांच उत्पन्न हो जाती है तो धीरे धीरे ये दोनों अलग हो जाते हैं। आगे लिखना है सर्वप्रथम पैरामीशियम का सर्वप्रथम पैरामीशियम का लघु केंद्रक, लघु केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा ठीक, दो केंद्रक होते हैं, ये दोनों बना दे, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। ये होता है लघु केंद्रक, ये होता है गुरु केंद्रक। तो सर्वप्रथम किसमें, लघु केंद्रक में विभाजन होता है। कौन सा, सूत्री विभाजन। ठीक, सर्वप्रथम लघु केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है। ठीक,
लघु केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो अनुजात, सूत्री विभाजन द्वारा दो अनुजात केंद्रक में विभाजित होता है। दो अनुजात केंद्रक में विभाजित होता है। जो जंतु के विपरीत सिरों पर खिसक जाते हैं, जो जंतु के विपरीत सिरों पर खिसक जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लघु केंद्रक में विभाजन होता है और बीच में खिंचाव होता है। ये दोनों अलग अलग एक दूसरे के अपोजिट दूसरे सिरों पर खिसक आते हैं। कैसा खिंचाव होता है? इसके साथ साथ गुरु केंद्रक भी इसके बाद खिंचाव से अलग हो जाते हैं। चित्र आपकी किताब में दिया है, आप उससे बना लेना। गुरु केंद्रक, ये होता है लघु। ठीक, आगे लिखो। गुरु केंद्रक बिना सूत्री विभाजन के, गुरु केंद्रक बिना सूत्री विभाजन के सीधे ही असूत्री विभाजन, गुरु केंद्रक बिना सूत्री विभाजन के सीधे ही असूत्री विभाजन द्वारा लंबा होकर विभाजित हो जाता है। द्वारा लंबा होकर विभाजित हो जाता है। मतलब क्या होता है? जो गुरु केंद्रक होता है उसमें सूत्री विभाजन नहीं होता, वो सीधे असूत्री विभाजन द्वारा लघु केंद्रक के बाद लंबा हो जाता है। मतलब ऊपर और नीचे खिंच जाता है। इसमें सूत्री विभाजन नहीं होता, सीधे असूत्री विभाजन द्वारा इसके बाद ये भी लंबा हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? दोनों केंद्रक दोनों सिरे की ओर चले गए। अब इसके बीच में एक खांच बनने लगती है। इसके बाद इधर से खांच धीरे धीरे गहरी होती जाती है। जो जोड़ने वाला हिस्सा होता है दोनों केंद्रकों का, वो धीरे धीरे कट कर टूट कर अलग हो जाता है। और जब टूटकर अलग हो जाता है तो दो नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, अब इसमें भी देखो एक लघु केंद्रक है, गुरु केंद्रक, इसमें भी एक लघु केंद्रक, गुरु केंद्रक। बाकी जो ऑर्गन्स नहीं होते हैं उनका निर्माण होता है। और जो ऑर्गन्स होते हैं, मेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कुंचनशील रिक्तकाएं होती हैं, वो भी दोनों में आ जाती हैं। खाद रिक्तकाएं होती हैं, वो भी दोनों में आ जाती हैं। ठीक, तो कुछ अंग अपने मन से बन जाते हैं, कुछ पहले से ही इसमें आ जाते हैं, नहीं बनते हैं। ठीक, तो धीरे धीरे ये क्या होते हैं? दोनों अलग अलग जीव बन जाते हैं। आगे लिखो इसमें। इसी समय पैरामीशियम के शरीर के बीच इसी समय पैरामीशियम के शरीर के बीच एक अनुप्रस्थ खाई, खाई लिख लो या खांच लिख लो, एक अनुप्रस्थ खाई या संकुचन दिखाई देता है, या संकुचन दिखाई देता है। और बाद में शरीर संकुचन दिशा में, और बाद में शरीर संकुचन नहीं, और बाद में शरीर अनुप्रस्थ दशा, और बाद में शरीर अनुप्रस्थ दशा
में संकुचित होकर अनुप्रस्थ दशा क्या होती है, ऐसे, ये बीच से ऐसे अनुप्रस्थ दशा में संकुचित होकर बराबर भागों में बट जाता है, बराबर भागों में बट जाता है। प्रत्येक में एक लघु तथा एक गुरु केंद्रक होता है, प्रत्येक में एक लघु तथा गुरु केंद्रक होता है। मतलब दोनों में एक एक लघु केंद्रक गुरु केंद्रक पहुंच जाता है। बनाया नहीं हमने, बनाए दे रहे। ठीक, आगे लिखो। जिन अंगकों की आवश्यकता होती है, जिन अंगकों की आवश्यकता होती है, जिन अंगकों की आवश्यकता होती है, वे उन नवजात पैरामीशियम, वे उन नवजात पैरामीशियम में बन जाते हैं, वे उन नवजात पैरामीशियम में बन जाते हैं। दोनों नवजात पैरामीशियम, दोनों नवजात पैरामीशियम भोजन पाकर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, भोजन पाकर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। द्विखंडन की संपूर्ण प्रक्रिया में लगभग, द्विखंडन की संपूर्ण प्रक्रिया में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। ठीक, तो इस प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। अब इसके नीचे थोड़ा लिखो, उसमें इंपोर्टेंट पॉइंट में लिख लो या अलग से लिख लो। प्रायः देखा गया है कि लगभग, प्रायः देखा गया है कि लगभग 22 से 24 घंटों बाद, 22 से 24 घंटों बाद पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में द्विखंडन होता है। मतलब क्या होता है, अगर अब जी नवजात पैरामीशियम बन गया, ठीक, अब ये बड़ा होकर मतलब भोजन ग्रहण करके बड़ा हो जाएगा और अभी से 22 से 24 घंटे बाद फिर से इसमें द्विखंडन होगा। मतलब नवजात पैरामीशियम में 22 से 24 घंटे बाद फिर से द्विखंडन होगा। उससे जो नवजात पैरामीशियम बनता है उसमें भी 22 से 24 घंटे बाद फिर से द्विखंडन होता है। ठीक, और द्विखंडन में समय कितना लगता है वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि द्विखंडन में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। ठीक, और 22 से 24 घंटों बाद फिर से उसमें द्विखंडन होता है। ठीक, तो ये प्रोसेस दिन भर में एक पैरामीशियम 24 घंटे में एक बार द्विविभाजन करता ही करता है। ठीक है, आगे लिखो। यह क्रिया सफलता से 200 पीढ़ियों तक होती है, यह क्रिया सफलता से 200 पीढ़ियों तक होती है। मतलब ऐसा ही द्विखंडन 200 पीढ़ियों तक होता रहता है। अब 200 पीढ़ियों तक द्विखंडन होता रहेगा तो जो मेन कोश का द्रव होता है इसी का अंश तो आगे की पीढ़ियों में पहुंचता है, तो धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है और फिर उसमें द्विखंड की क्षमता खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो वेस्ट हो जाता है, उसी में रह जाता है। और इस क्षमता को अगर खत्म नहीं करना चाहते तो उसमें क्या होता है, संयुग्मन द्वारा जनन होता है। आगे बताएंगे, लिखो इसमें थोड़ा और आगे। 200 पीढ़ियों तक होती रहती है, तत्पश्चात पैरामीशियम
तत्पश्चात पैरामीशियम अधिक दुर्बल एवं शिथिल हो जाने के कारण, अधिक दुर्बल एवं शिथिल हो जाने के कारण जब बार बार उस पर द्विखंडन होगा, 200 पीढ़ियों तक होगा, तो वो शिथिल और कमजोर तो हो ही जाएगा। ठीक, आगे लिखो। हो जाने के कारण यह क्रिया नहीं कर पाते हैं, यह क्रिया नहीं कर पाते हैं, यह क्रिया नहीं कर पाते हैं और नष्ट होने लगते हैं, और नष्ट होने लगते हैं। मतलब 200 बार द्विखंडन होगा तो धीरे धीरे कमजोर और शिथिल पड़ जाएंगे और धीरे धीरे ये नष्ट होने लगेंगे। और अपने वंश को बचाने के लिए फिर ये क्या करते हैं, संयुग्मन, संयुग्मन द्वारा संतान उत्पत्ति करते हैं। मतलब 2 पैरामीशियम आपस में आ जाते हैं और चिपक जाते हैं, उनसे फिर नई संतान का जन्म होता है, जिससे उनका वंश क्या होता है, बचा रहता है। थोड़ा और लिखो आगे। ऐसी स्थिति में वंश को बचाने के लिए संयुग्मन होता है। ऐसी स्थिति में वंश को बचाने के लिए संयुग्मन होता है। ठीक, और जब अपने वंश उनका नष्ट होने लगता है तो अपने वंश को बचाने के लिए वो संयुग्मन करते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ही विधि है विभाजन की। कल के वीडियो में संयुग्मन बताएंगे, इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे इस वीडियो में। और ये डायग्राम बना लेना द्विखंडन के नीचे लिखने के बाद। ठीक, धन्यवाद।